तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह सम्मान क्यों नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कांग्रेस की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि हालांकि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस राजधर्म का पालन करने की नसीहत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दी थी, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री रहते उस तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं किया और राजधर्म का पालन उन्होंने खुद क्यों नहीं किया। इसके पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत रत्न सम्मान में भी परिवारवाद दिखता है। कांग्रेस की सोच एक परिवारवाद तक ही सिमट कर रह गई है। रविशंकर प्रसाद ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने पर तो बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान न देना ये अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को दर्शाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की आड़ में जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। लेकिन दोनों पार्टियों के सामने लोकसभा 2014 का मिशन है और इसको लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के नेता कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे एक दूसरे को घेरा जा सके। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में रैली की। रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। आजकल बीजेपी पर हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के लिए लोगों की जुट रही भीड़ को पचा नहीं पा रही, इसलिए उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को फिक्र ही नहीं है। बेंगलुरु में रैली के दौरान मोदी ने जासूसी के आरोप में सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर इतना जरूर बोले कि बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस हताश हो गई है। उनकी पार्टी को किसी न किसी तरह से बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस पर हमले तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु को इसके आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश में आईटी मंत्रालय की रचना की, जिसके बूते आईटी सेक्टर फला फूला। कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने दिल्ली के अम्बेडकर नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अम्बेडकर नगर और देवली सीटें आरक्षित है। अपने भाषण में उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तारीफ की तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो विकास दिल्ली का हुआ, वैसा विकास कहीं का नहीं हुआ है। राहुल ने कहा, भाजपा के नेता जहां सिर्फ भाषण देना जानते हैं, वहीं शीला दीक्षित ने जो वादा किया वह करके दिखाया। कांग्रेस ने आम आदमी को ताकतवर बनाया है। कांग्रेस ने आरटीआई देकर आम आदमी को बड़ा अधिकार दिया है। इससे पहले राहुल की पहली रैली उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई थी। उस रैली में उन्होंने दिल्ली के विकास मॉडल और खाद्य सुरक्षा योजना का जोर शोर से प्रचार किया था और शीला दीक्षित को चौथी बार सत्ता में लाने के लिए लोगों का समर्थन मांगा था। इसके अलावा 24 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शास्त्री पार्क में एक रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी दिल्ली में रैली करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर के कुछ मुस्लिम युवकों पर दिया गया कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार निशाना साधा कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने। जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि उनके कुछ गैर मुस्लिम दोस्तों ने भी आईएसआई वाली टिप्पणी को लेकर नाखुशी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल का इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल ने राजस्थान के चूरू में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद से वहां के कुछ युवाओं के संपर्क में है। राहुल ने कहा था कि एक खुफिया विभाग के अधिकारी ने उन्हें ये जानकारी दी। राहुल के इस बयान के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल मचा था और बीजेपी ने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि एक खुफिया विभाग का अधिकारी राहुल को अपनी रिपोर्ट क्यों देता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को बीते 31 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया था। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों से अपील की कि उनकी आम आदमी पार्टी को और डोनेशन ना दें, क्योंकि उन्होंने 20 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली चुनावों के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी और अब यह धनराशि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त है। इससे अधिक राशि की जरूरत पार्टी को नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट करके लोगों को ऐसा करने के लिए कहा। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ही नई दिल्ली से नामांकन भरा और वो शीला दीक्षित और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, दोस्तों, आपकी पार्टी को दिल्ली चुनावों के लिए और पैसे की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरविंद केजरीवाल ने दानकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी दानकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसा बहुत पवित्र है और भारतीय राजनीति को पवित्र करने में अहम योगदान निभाएगा। मोदी पर हो रहे चौतरफे हमलों को लेकर अब बीजेपी आक्रामक होती नजर आ रही है। आज लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोदी पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को आजम खान का चाकर तक कह डाला। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी भी अब आक्रामक तेवर अपनाने लगी है। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, सीएम अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को आजम खान का चाकर बताते हुए मोदी पर हमलों से पहले अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में होने वाले बदलाव पर भी सपा को सोचने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुजफ्फरनगर में हो रहे दंगों के पीछे भी सपा का हाथ बताया है। साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी और विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा पर रासुका लगाए जाने के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में जल्द ही बीजेपी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाएगी। आगरा के बाहर क्षेत्र में लगने वाले बटेश्वर मेले का उद्घाटन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिन्होंने उद्घाटन करने के बाद समाजवादी पार्टी से मुफ्त योजनाओं के तहत छात्रों को मुफ्त बंटने वाली लैपटॉप का वितरण किया और महिलाओं को पारिवारिक लाभ के चलते चेक भी वितरित किए। आगरा के बाहर क्षेत्र के बटेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सरकार की मुफ्त लैपटॉप योजना के तहत छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया। साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित भी किए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किसानों को कृषि संबंधित उपकरणों का अनुदान भी दिया। इस मेले में प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव, प्रदेश के राज्य मंत्री रामचंद्र गुर्जर सहित कई पार्टी के नेता मौजूद थे। लेकिन बेटे अक्षय यादव की मौजूदगी और फिरोजाबाद के 2 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों को सम्मान किया, जहां प्रदर्शित करता है कि बेटे को सांसद बनाने के लिए उन्होंने यहां आकर उद्घाटन के दौरान बैंक बोर्ड तैयार भी किए। इस उद्घाटन के मौके पर फिरोजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी और उनके बेटे अक्षय यादव सहित राज्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सिर में लगी गंभीर चोट के बाद धौलाकुआं के आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा। हालांकि डॉक्टर अब एपीजे अब्दुल कलाम की हालत को पहले से बेहतर बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर कलाम शुक्रवार को अपने आवास में गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। चोट के कारण वो बेहोश भी हो गए थे। शुक्रवार को ही उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 82 वर्षीय डॉक्टर कलाम की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है और वो इस उम्र में भी देश और विदेश में व्याख्यान देने जाते रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें होश आ चुका है और उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है और शरीर की सभी कार्य प्रणाली सामान्य है। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार के चलते उन्हें आईसीयू से हटाकर स्पेशल वार्ड में रखा गया और डॉक्टर ने इस बात को लेकर उम्मीद भी जाहिर की है कि 2 से 3 दिन में उन्हें पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ होगा और इसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा सकती है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। मुखिया अखिलेश यादव ने पन्ना में अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। पन्ना विधानसभा से सपा प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने मुख्यमंत्री अखिलेश लाव लश्कर के साथ पन्ना पहुंचे और तलैया फील्ड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ घोषणा पत्र जारी करती है और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो समाजवादी पार्टी की योजनाओं की नकल है। वो चुने हुए कुछ शीर्ष लोगों को ही लैपटॉप दे रहे हैं और हमने हर गरीब को बराबरी में लाने के लिए लैपटॉप दिए हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा एक ही है और समाजवादी पार्टी इनका विकल्प बनकर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में चल रहे 33वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन के अंदर यूपी का विकास दिखाने के लिए न केवल झूठी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि भारत के संविधान में लिखी नीतियों का भी खुल्लम खुल्ला मखौल उड़ाया जा रहा है। और ये आलम तब है जब यूपी पवेलियन का उद्घाटन खुद राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने किया था। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन के द्वार पर ही भारत के संविधान का खुल्लम खुल्ला मखौल उड़ाता नजर आ रहा है, जहां रेलवे का एक प्रोटोटाइप खड़ा है जिसमें लोगो लगा है उत्तर प्रदेश सरकार का। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में लिखा है कि भारतीय रेल का निर्माण और संचालन केवल केंद्र सरकार कर सकती है।
लिहाजा कोई भी राज्य सरकार किसी रेल के डब्बे पे अपना लोगो नहीं लगा सकती। वहीं पवेलियन के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाने वाली जो तस्वीरें लगी है, उनमें से एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की है। नेशनल हाईवे 8 में बना ये एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ता है, लेकिन इस तस्वीर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पवेलियन का संचालन करने वाले अधिकारी यूपी के विकास की तस्वीर की तर्ज पे कर रहे हैं। प्रगति मैदान में चल रहे यूपी पवेलियन में अधिकारियों की बद इंतजामी की दास्ता और भी लंबी है, जहां इटावा के एक युवक को प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद पवेलियन के अंदर जगह नहीं दी गई, वहीं ORS आयुर्वेदा नाम की एक कंपनी को जगह मिली है, जबकि वो कंपनी दिल्ली से संचालित होती है, उत्तर प्रदेश से नहीं। महाहड़ताल के 6वें दिन भी आम आदमी की मुश्किलें कम नहीं हुई। यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन और नर्सेज संघ के हड़ताल के ऐलान के बाद सरकारी अस्पतालों से मरीजों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के तहत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 6वें दिन भी बेमियादी महाहड़ताल पूरे प्रदेश में जारी है। महाहड़ताल का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के असर से चिकित्सीय सेवाओं के ठप होने की आशंका से डरी सरकार रविवार को हालात से निपटने की कवायद में जुटी रही। स्वास्थ्य महकमे के हड़तालियों की चेतावनी को देखते हुए दिन भर सरकार की निजी अस्पतालों, आर्मी और पैरा मेडिकल स्टाफ से वार्ता चली। हड़ताल ने सूबे के 49 जिलों में खाली करीब 1000 पदों के लिए उप पंचायत चुनाव को भी झटका दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल से घबराकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 नवंबर को निर्धारित पंचायत उपचुनाव टाल दिए हैं। अब उपचुनाव 8 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल महाहड़ताल जारी है और मुसीबत भी जारी है। इतना ही नहीं, महाहड़ताल में स्वामी स्वास्थ्य विभाग की वजह से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर अब सरकार ने अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की बात की है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने धमकी दी है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था का भी विरोध करेंगे। आम आदमी की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने को मजबूर हो गई है। ऐसे में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय के तिकोनिया पार्क पर एक सभा का आयोजन कर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। अराजपत्रित पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले पुलिसकर्मियों ने नगर के तिकोनिया पार्क में एक सभा कर अपना प्रदर्शन जाहिर किया। इस प्रदर्शन में सुल्तानपुर अमेठी समेत आस पड़ोस के जिले से आए पुलिसकर्मियों ने ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया। सभा के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संबोधित अपना 21 सूत्री मांग पत्र जिले के सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की मांग थी कि उन्हें भी अध्यापकों की तर्ज पर बराबर का वेतन और साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। इन सब मांगों के अलावा भी पुलिसकर्मियों की अन्य तमाम मांगे भी थीं। इस प्रदर्शन सभा में सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट नलिनीकांत सिंह ने आकर प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों से ज्ञापन लिया। पुलिसकर्मियों के इस प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन पुलिसकर्मियों की कितनी मांगों को मानेंगे ये तो वही जाने, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि दूसरों को न्याय दिलाने वाली पुलिस खुद के न्याय के लिए सरकार को घेरने की तैयारी करते दिखेगी। लोकायुक्त बिल पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा बुलाई गई विधानमंडल दल की बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब 15 दिसंबर को विधानमंडल दल की बैठक में इसको लेकर फैसला होगा, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक में कई विधायकों की गैर हाजिरी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बुलाई। बैठक में लोकायुक्त बिल में संशोधन या फिर इसे निरस्त किए जाने पर फैसला होना था, लेकिन बैठक में चर्चा तो हुई लेकिन फैसला कुछ नहीं हो सका। और अब कांग्रेस विधानमंडल दल की अगली बैठक 15 दिसंबर को होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि इस लोकायुक्त बिल को लागू किया जाए या नहीं, इसको संशोधित किया जाए। हालांकि इस बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई। सरकार के समर्थक 42 विधायकों का है, जिसमें से रविवार की विधानमंडल दल की बैठक में मात्र 23 विधायक ही पहुंचे थे। वहीं सहयोगी संगठन पीडीएफ के मात्र 4 विधायक ही पहुंचे थे। वहीं पीडीएफ के अध्यक्ष मंत्री प्रसाद नैथानी देवप्रयाग में अपने क्षेत्र में हैं और सुरेंद्र राकेश और प्रीतम पवार विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहीं प्रीतम पवार भी शनिवार शाम को ही स्पेन के लिए रवाना हुए हैं, जबकि उन्हें पता था कि रविवार को विधानमंडल दल की बैठक आहूत है। वहीं पूरी बैठक में हरीश गुट का एक भी विधायक नहीं पहुंचा, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे भी सहयोगी दल के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह बिल प्रदेश में लागू होना चाहिए। वहीं कांग्रेस का एक गुट इस लोकायुक्त बिल को लागू करने की मांग कर रहा है।
लगता है सरकार एक बैठक से पहले अपने सहयोगियों और विधायकों को समझा नहीं पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जिस तरीके का लोकायुक्त बना हुआ है उसको सरकार लागू नहीं कर सकती। उनके अनुसार कई ऐसी बातें हैं जिनको बदलना बेहद जरूरी है। सीएम के अनुसार अभी फरवरी तक का सरकार के पास समय है। हालांकि इस पर